क्या कर लोगे, पढ़ लेना, एक बार पढ़ लेना और वीडियो देख लेना, है ना। तो वहां पर सीधे डिस्कस करेंगे, वो पकड़ में आ जाएगा। आसान टॉपिक है, ऐसा कोई टॉपिक उसमें कठिन नहीं, राइट। एक बार पढ़ोगे पकड़ में आ जाएगा। अब यहां पर दो तीन चीजें देखनी है। तो पहले हम देख लें यहां पर वर्षा का वितरण। पहले हेडिंग लिख लो, वर्षा का अक्षांशीय वितरण। वर्षा का अक्षांशीय वितरण, लैटिट्यूडनल या जोनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन। जो हम जोनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन देखते हैं वो कैसे देखते हैं, वो यहाँ पे देखते हैं, जैसे 0 डिग्री, 30, 60 और 90 डिग्री। और हमें ये पता है कि यहाँ पर एयर अपलिफ्ट करती है, ये बात कंफर्म है ये वाली, है ना। तो अब यहाँ कहीं जहाँ पर वायु का आरोहण होता है, यहाँ पर बादल बनेंगे, कंडेंसेशन की दशाएं होंगी और यहाँ पे वर्षा होगी। और यहाँ जहाँ वायु का अवतरण होता है वहाँ पे वर्षा नहीं होगी। और यहाँ जहाँ वायु का फिर आरोहण हो रहा है वातागर के सहारे, तो यहाँ पर फिर से बादल का निर्माण होगा और यहाँ पे वर्षा होगी और फिर यहाँ पर वर्षा नहीं होगी। अगर हम अक्षांशीय स्तर पर देखें तो यहाँ पर विषुवत क्षेत्र में, विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र में यहाँ पर संवहनीय वर्षा प्राप्त होती है, राइट। यहाँ पर कुछ हिस्सा पर्वतीय वर्षा का भी हो सकता है, लेकिन मुख्य हिस्सा यहाँ पर संवहनीय है। और 30-35 डिग्री उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र में वर्षा के प्रतिकूल दशाएं निर्मित होती हैं, राइट। यहाँ पर थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन वर्षा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। और कम से कम रेगिस्तानी क्षेत्र जो इसमें पाए जाते हैं वहां वर्षा तो 25 सेंटीमीटर से भी कम। 60-65 वाले में वातागर के सहारे वायु का आरोहण होता है, अतः यहाँ वातावरीय वर्षा प्राप्त होती है। और यहाँ पर फिर वायु का अवरोहण होता है, तो फिर यहाँ वर्षा की मात्रा कम, यह न्यूनतम वर्षा पेटी है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम देखें तो हम अक्षांशों के आधार पर वर्षा के वितरण को इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, राइट। इसमें लिखो अक्षांशों के आधार पर, अक्षांशों के आधार पर वर्षा का, वर्षा या वर्षण जो भी लिखो, वर्षा का वितरण निम्नलिखित है। निम्नलिखित है। नंबर एक विषुवत रेखीय क्षेत्र में, उच्च तापमान के अधीन उष्ण और आर्द्र वायु का आरोहण होता है, तथा यहां संवहनीय वर्षा प्राप्त होती है। यह सर्वोच्च वर्षा पेटी है, जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अब इसके बाद ये डायग्राम डेवलप कर लो वहां पर। हाँ, क्या हुआ, अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हाँ। सारे समृद्ध किस चीज में, भूगोल देश मतलब क्या क्या है, यही समस्या है कि ये भूगोल के दृष्टिकोण से विकसित है ना। अभी देखते यह शक्तिहीनता का प्रदेश, आगे बात करूंगा, बात करें। हाँ, शीतोष्ण बनी चक्रवात, है ना। कबीरदास जी किसने कहा था, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। विश्व रेखीय क्षेत्र यही है मित्र, मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। कबीरदास जी ने क्या कहा था, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। विश्व रेखी में हर चीज अति में, है ना। समान तो ठीक ठाक है, समान ठीक ठाक है उसकी तुलना में, है ना। तो हमें वो देखना पड़ेगा कि वहाँ की क्या दशाएं, भूगोल में दशाएं होना सब प्राकृतिक रूप में ठीक है, क्या वो दशाएं मानव के अनुकूल हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। क्या मानव जिस टेम्परेचर पे रह सकता है, मानव को जिस तरह की मृदा चाहिए, मानव को जिस तरह से पर्यावरण चाहिए, क्या वो उपलब्ध है क्या। अगर नहीं उपलब्ध है तो लाभ वहाँ भूगोल के हिसाब से सब कुछ हो, मानव के हिसाब से नहीं, है ना। तो इसलिए नहीं होगा। बाकी देखिए ओके, लिखो नंबर 2, लिखिए उपोष्ण। नंबर 2, उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध में, उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध में वायु के अवतलन के कारण वर्षा के प्रतिकूल दशाएं निर्मित हो जाती हैं। अतः यहां वर्षा की मात्रा काफी कम हो जाती है। उष्ण और उपोष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में यह मात्रा मतलब वर्षा की 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। उष्ण और उपोष्ण मरुस्थलों में वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। नंबर 2,
दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री डैश 65 डिग्री, 60 डिग्री डैश 65 डिग्री अक्षांशों पर वाताग्र के सहारे वर्षा होती है। वाताग्र के सहारे वर्षा होती है। अब ये चक्रवाती वर्षा है ना, टेम्परेट साइक्लोन। वाताग्र के सहारे वर्षा होती है। यह उच्च वर्षा की दूसरी पेटी है। इक्वेटर के बाद यह उच्च वर्षा की दूसरी पेटी है। यह उच्च वर्षा की दूसरी पेटी है, जहां औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक होती है। जहां औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक होती है। नंबर 4 ध्रुवीय क्षेत्र में अत्यधिक निम्न तापमान के कारण वायु के अवतलन से प्रतिचक्रवाती दशाएं निर्मित होती हैं। अतः यह न्यूनतम वर्षा पेटी है। पैराचेन सूर्य के उत्तरायण व दक्षिणायन की दशा में वायुदाब पेटियों में विस्थापन होता है। अतः इनके सहारे प्रवाहित होने वाली पवनों के प्रभाव क्षेत्र में भी परिवर्तन आ जाते हैं। अतः स्थानीय स्तर पर वर्षा की मात्रा में भी परिवर्तन प्राप्त होते हैं। तो ये तो हो गया क्या जो हमने देखा एक तरह से वायुदाब पेटियों के सहारे। लेकिन ये वायुदाब पेटियां स्थिर नहीं रहती हैं, वैरी करती हैं। तो जो ये आदर्श दशाएं हैं ये चेंज होती हैं, और इस प्रक्रिया में वर्षा का पैटर्न भी क्या है, चेंज होता है, उसका वितरण भी क्या है, आदर्श दशाओं से अलग हो जाता है। ये हो गया एक सिंपल जो हम यहाँ वायुदाब पेटी अक्षांश के सहारे देखते आए हैं। अगर हम ये मोटे तौर पर देखें कि हमारे पास यह वर्ल्ड का मैप है, और ये यहाँ पर देखते हैं अगर 0 डिग्री है, 0 थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन चलो उत्तर दक्षिण आप दोनों दशाओं में देख सकते हैं। अभी देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 और इधर 90। अब जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो हम लोगों ने यहाँ पे पवने पढ़ी, अगर हम उससे आइडिया यहाँ पे थोड़ा सा लें तो मोटे तौर पर यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 30 डिग्री है, तो यहाँ से यह पवन चलनी चाहिए यहाँ पर, राइट। 30 से 10 की पोजीशन ले लें, यहाँ पर ये पवन ले लें, अब यहाँ से हम बाहर निकाल लें, राइट। तो इसी तरह की कंडीशन हमको क्या होगी, 30 से 10 हमको इधर प्राप्त हो रही होगी, यहाँ पर, और यहाँ वाली कंडीशन जो होगी अपने पास 60 वाली होगी यहाँ पर, और ये वाली कंडीशन यहाँ पे जनरेट हो जाएगी, एंड सो ऑन, और ऊपर से ध्रुवीय पवनें यहाँ पर आ जाएंगी। अब अगर हम इस तरह से देखते हैं, किसी भी अगर हम कॉन्टिनेंट को हम देखना शुरू करें, तो 0 से 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ जो है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगी, विषुवत रेखीय जलवायु, ठीक। हम इक्वेटोरियल क्लाइमेट ले लेंगे, राइट। और ये पूरा जैसे यहाँ पर हमारे पास अमेजन का क्षेत्र है, यहाँ पर कांगो का क्षेत्र है, कांगो रिवर एक बस ध्यान रखो, और यहाँ पर फिर दक्षिण पूर्वी एशिया का क्षेत्र है। तो ये वाला तो हिस्सा विषुवत रेखीय हो गया। अब देखो विषुवत रेखीय क्षेत्र में क्या होता है, विषुवत रेखीय क्षेत्र में वर्ष सूर्य की किरणें क्या है, ऑलमोस्ट सीधी है, ऑलमोस्ट ही है, क्योंकि जब सोलस्टिस होगा, जब यहाँ पर कर्क संक्रांति मकर संक्रांति होगी, तब विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें 66.5 डिग्री का कोण बनाएंगे। याद है ना, हमने कोण निकाले थे वहाँ पर। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि और किसी तुलना में यहाँ पर सीधी पड़ती है, वर्षा होती है, वर्ष भर औसत तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा ही बना रहता है। औसत वार्षिक तापमान यहाँ देखें, यहाँ पर अत्यधिक उच्च स्तर की जैव विविधता पाई जाती है, राइट। तीसरी चीज है यहाँ पर उमस भरा माहौल बना रहता है। मृदा यहाँ पर अत्यधिक वर्षा और तापमान के कारण लैटराइट मृदा पाई जाती है, तो जो कतई ऑलमोस्ट उपजाऊ नहीं होती है, राइट। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक हमारी बॉडी एक सर्टेन टेंपरेचर के लिए क्या है, यहाँ पर अभ्यस्त होती है, और लगातार वहाँ पर क्या होगा, हाई टेंपरेचर होगा, और वहाँ पर लगातार वर्षा की कंडीशन, आर्द्रता की कंडीशन, तो वहाँ पर वह स्वास्थ्य के अनुकूल दशा नहीं है, राइट। इक्वेटोरियल जोन वो वही है जैसा अगस्त के महीने में पानी बरसने के बाद जो शरीर की चिपचिपाहट होती है, वो वहाँ वर्ष भर रहती है। इसलिए उसे पहले क्या कहा जाता है, शक्तिहीनता का प्रदेश। वहाँ ऋतु जैसा कुछ होता ही नहीं है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि वहाँ रात्रियां ही शीत ऋतु है, क्योंकि दिन के समय टेंपरेचर हाई बना रहता है, 4 बजे के आसपास बारिश हो जाती है, आसमान छट जाता है, हीट निकल जाती है, और तापमान तब गिरता है, और दिन में अगर 30 तक पहुंच जाए कुछ जगहों पर, तो रात में 20 तक आ जाता है।
तो वहाँ जो कुछ जनजातियां रहती हैं, पिग्मी वगैरह जैसे यहाँ रहती हैं, तो तुरंत आग कांपने लगती है। वो इतना हाई टेम्परेचर में रहने की आती है कि थोड़ा भी डाउन होता है तो क्या है, सर्दी लग जाती है। इसलिए कहा जाता है यहाँ रात्रियाँ ही विश्वोत्तरीय क्षेत्र की क्या है, सर्दियाँ। तो ऐसी कल्पना करो जहाँ आपका शरीर हमेशा पसीने से लस्त पस्त रहता हो, राइट? तो आप वहाँ पर खुद किसी भी काम को करने के लिए शारीरिक रूप में मोटिवेट नहीं हो पाए। हर तरह का मक्खी मच्छर एनाकोंडा सब, इसमें इस तरह की जैव विविधता है कि अगर आप पार करना चाहो तो पार करना मुश्किल है, राइट? वहाँ पर खुद वाले जीव नहीं पाए जाते, राइट? और हालत ऐसी है कि वहाँ पर कि अगर कहा जाए कि कोई भी ऐसा एक समय आपको चुनना हो जबकि वहाँ पर पक्षियों या चिड़ियों या किसी की चहचहाट कोलाहल हो, ऐसा कोई समय ही नहीं है, हमेशा कुछ न कुछ वहाँ पे चलता रहता है, राइट? तो दूसरी चीज जो यहाँ पर आ जाती है कि उच्च जैव विविधता के कारण भी यहाँ की अगर आप वन संसाधन को भी इस्तेमाल करना चाहें तो वो उपयोगी नहीं है, क्योंकि आपको एक कोई मान लो आपको एक प्रजाति की लकड़ी चाहिए तो 1000 प्रजातियां दूसरी घेरे हुए हैं उसको, फिर जाकर उसके बीच में एक प्रजाति है, राइट? तो आप उसको प्राप्त करना भी इतना श्रम है कि उससे आप लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरी चीज, वहां अगर आप खेती भी करना चाहो तो आपके लिए मृदा उपजाऊ होनी चाहिए ना। तो वहां पर क्योंकि संवहनी वर्षा, बौछार वाली वर्षा, इसलिए पानी तेजी से बहता है, इसलिए अपरदन की दर भी ज्यादा रहती है, लैटराइट मृदा उपजाऊ नहीं है तो खेती नहीं हो पाती। केवल वहां रबड़ मिल सकती है आपको, राइट? कैसावा मिल सकता है, कुछ वहां लोकल जो चीजें वो पशुपालन आप कर नहीं सकते क्योंकि वहां सीसी नाम की मक्खी काट ले तो पशु मर जाते हैं, राइट? नामी है सीसी। तो कुल मिला के न तो वहां रहने योग्य दशा है, न तो वहां कृषि योग्य दशा है, न तो उद्योग के लिए बड़े खनिज है, न तो पशुपालन की दशा है। मनुष्य इतना पागल नहीं है वहां जाके रहे, है ना? तो कहां से रह लेगा? लेकिन हाँ, अब समय के साथ मनुष्य क्या कर रहा है, क्योंकि अब जनसंख्या बढ़ी है, अब उसे अपना विस्तार चाहिए, तो वहाँ की जलवायु बागानी कृषि के अनुकूल है, राइट? इसलिए वहाँ पर पहले यूरोपीय क्षेत्र के लोग पहुंचे जो थोड़ा ऊंचे क्षेत्रों में रहे, क्योंकि वहाँ विश्वोत्तरीय क्षेत्र में भी ऊंचे क्षेत्र थोड़ा क्या होंगे, ठंडे होंगे, राइट? तो वहाँ बागान वगैरह होने लगा है। लेकिन अब निचले क्षेत्रों में भी वृक्षों को काटा जा रहा है, क्षेत्रों को साफ किया जा रहा है, और हो सकता है आज से 100-150 साल बाद सारे वन साफ हो जाए तो हम वहाँ भी एक नई सभ्यता प्राप्त कर सकते हैं। इन फ्यूचर विकास वही होगा, क्योंकि बाकी और जगह अब तो हम मरुस्थल में विकास करेंगे और क्या करेंगे, यहीं पे विकास करेंगे। इसलिए देख लो अमेजन के वनों के काटे जाने की दर पहले की तुलना में क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। लेकिन हम देखेंगे आगे कहीं इकोलॉजी एनवायरनमेंट में सबसे बड़ी हैरानी है कि एक अनुपजाऊ मृदा, लैटराइट अनुपजाऊ मृदा, वहाँ विश्व के सबसे घने वन पाए जाते हैं। जबकि उपजाऊ हो तो वन मिले तो समझ में आते हैं, अनुपजाऊ मृदा में विश्व के सबसे घने वन पाए जाते हैं। और उसमें भी आफत है, अगर हमने अमेजन और सब काट दिए जो कि पृथ्वी का फेफड़ा कहलाते हैं, अगर हमने काट दिए दोबारा जनरेट नहीं होंगे जल्दी। क्यों नहीं होंगे? बायोजियोकेमिकल साइकिल यहाँ नहीं बन पाएगी, आगे देखेंगे इकोलॉजी एनवायरनमेंट में। तो अब तक यह मानव के लिए अच्छा था कि मानव यहाँ पर मानव की बसावट नहीं थी, मानव यहाँ पे नहीं आया था, ये मानव के लिए अच्छा था। लेकिन अब मानव यहाँ पर आने लगा है, इससे तय हो रहा है कि मानव इन संसाधनों को भी नष्ट कर देगा, तो जो प्राकृतिक संतुलन है उसके और भी ज्यादा नष्ट हो जाने या समाप्त हो जाने की संभावना क्या है, बढ़ गई। इसलिए हम सबको मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए कि मानव यहाँ सफल न हो पाए, है ना? कम से कम ये पृथ्वी के फेफड़े का, ये पृथ्वी के फेफड़े हैं। आज दुनिया पृथ्वी की किडनी है, फेफड़ा और किडनी दोनों में क्या है इस वक्त आफत है। तो फेफड़ा भी चला जाए, किडनी भी चली जाए, तो कोरोना नहीं हो जाएगा, है ना? सब समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ की दशाएं ऐसी नहीं कि मानव का क्या हो सके, विकास हो सके, है ना? अब देखते हैं, तो ये इक्वेटोरियल जोन हो गया। अब व्यापारिक कौमें आएंगी, अब इसके सारे समझो। अगर व्यापारिक कौमें आएंगी तो पूर्वी भाग में ज्यादा वर्षा करेगी और पश्चिम की तरफ कॉन्टिनेंट देखना, केवल एशिया है तो एशिया देखना है, और करते करते इधर वर्षा की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब अब हम प्रत्येक कॉन्टिनेंट को 3 भागों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। जैसे देखा था, पूर्वी भाग, मध्य का भाग और पश्चिमी भाग। यद्यपि इनके आकार, प्रकार, स्वरूप और किस गोलार्ध में है उसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लो अगर हम यहाँ लोकेशन देखें इतनी, तो यहाँ अब ये साउथ अमेरिका इतना सा है और चारों तरफ महासागर क्या है, ज्यादा है। और अगर इन्हीं अक्षांशों में हम उत्तर में देखें तो नॉर्थ अमेरिका इतना है और महासागर दूर है। तो क्या यहाँ की जलवायु यहाँ की जलवायु सेम हो जाएगी क्या? नहीं, इनका क्षेत्रीय प्रभाव क्या होगा, यहाँ की जलवायु में पड़ेगा। इसलिए थोड़ा बहुत जलवायु क्या हो जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी। थोड़ा बहुत जलवायु में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो हम एक आदर्श दशा लेंगे और फिर जो थोड़ा बहुत परिवर्तन है उसे समझा जा सकता है। तो अब जब यह व्यापारिक पवन पेटी में अगर हम देखेंगे तो व्यापारिक पवन पेटी में पूर्व में वर्षा ज्यादा होगी और पश्चिम की ओर वर्षा क्रमशः क्या होगी, कम होती चली जाएगी। अब देखो अगर हम यहाँ पर लें, यहाँ पर अगर हम लें एशिया की पोजीशन और हम यहाँ पर लें नॉर्थ अमेरिका की पोजीशन, तो देख लो यहाँ कॉन्टिनेंट बहुत थोड़ा है। इसलिए अगर हम चाहें भी तो ठीक इसके जैसी दशाएं यहाँ प्राप्त नहीं होंगी। दशाएं तो वही प्राप्त होंगी लेकिन उनमें थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा। इसी तरह अगर हम 30 से ऊपर की तरफ चलें तो अब इधर से इधर वर्षा की मात्रा में क्या होगी, कमी आएगी, राइट? तो उसी तरह यहाँ पर यह चीज होगी। तो यह पूरी स्थिति जो होगी पृथ्वी पर कई जलवायु प्रदेशों को क्या करती है, जन्म देती है, राइट? और इसीलिए महाद्वीपों पर हम विभिन्न जलवायु प्रदेशों की हम कल्पना करते हैं और हमारे पास वे जलवायु प्रदेश ये हैं। यहाँ पर ये हमारे पास जलवायु प्रदेश है, ये हमारे पास क्लाइमेट जोन है। अगर हम इनको यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास नीचे है हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट, और 0 से 10 डिग्री को हम जो डिवाइड करते हैं वो कहलाता है इक्वेटोरियल जोन, विश्वोत्तरीय क्षेत्र है, ठीक? ये डिवीजन जो हमने पहले भी कभी किया हुआ है। फिर 10 से लेकर के 30 डिग्री तक जब हम जाते हैं तो इसे कहा जाता है हॉट जोन। ये पूरा है ट्रॉपिकल ही माना जाता है, लेकिन हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक हो जाता है ये इक्वेटोरियल जोन और दूसरा क्या हो जाता है, हॉट जोन। इसके बाद हो जाता है यहाँ 30 से 45, इसको हम बोलते हैं वार्म टेम्परेट जोन। आप इसे वार्म टेम्परेट जोन कहो या इसे उपोष्ण कहो, बात बराबर है। देखो हमारे पास 2 होते हैं, एक होता है उपोष्ण, एक होता है शीतोष्ण। उपोष्ण, शीतोष्ण, अंग्रेजी में वैसे इतना कोई अंतर नहीं है, हिंदी में अंतर पैदा किया गया है। एक टर्म होता है हमारे पास समशीतोष्ण, एक क्या होता है, समशीतोष्ण, राइट? समशीतोष्ण मतलब शीत और उष्ण का प्रभाव समान हो, राइट? जब हम टेम्परेट टर्म कहते हैं, टेम्परेट, तो टेम्परेट अगर हम हिंदी ऐसे होता नहीं लेकिन डेवलप है, ये समझना परंपरा जो है। टेम्परेट कहें तो समशीतोष्ण, टेम्परेट कहें तो समशीतोष्ण। वार्म टेम्परेट, गर्म समशीतोष्ण कहें तो उपोष्ण, गर्म समशीतोष्ण कहें तो उपोष्ण, एंड कूल टेम्परेट कहें तो शीतोष्ण, कूल टेम्परेट कहें तो शीतोष्ण। तो जो समशीतोष्ण है वह 2 भागों में बांटा जाता है, गर्म समशीतोष्ण और ठंडा समशीतोष्ण। गर्म समशीतोष्ण क्या है, उपोष्ण, और ठंडा समशीतोष्ण क्या है, शीतोष्ण, राइट? तो यहां हम समझेंगे सीधे 0 से 10 विश्वोत्तरीय, 10 से 30 यहां पर उष्ण, 30 से 45 उपोष्ण, 45 से 65 या 60 भी सकते हो, 60-65 जो होता है वो क्या हो गया, शीतोष्ण, और उसके ऊपर हो गया शीत।
उसके ऊपर क्या हो गया सी। ये बात समझ में आई? ऑलमोस्ट इसी तरह की चीज हमने पढ़ी है। और यहां पर जो विभाजन किया गया है जो हमने पहले देखा है, मानसून टाइप, मानसून तुल्य, सवाना या सूडान तुल्य, मरुस्थल तुल्य, चीन तुल्य, स्टेपी तुल्य, भूमध्य सागरीय तुल्य, लॉरेंसियन तुल्य, यहाँ पर टैगा या साइबेरियन तुल्य, और यहाँ ब्रिटिश तुल्य या पश्चिमी यूरोप तुल्य, और ऊपर क्या टुंड्रा। राइट, हमको इनमें भी वर्षा के प्रतिरूप को देखना पड़ेगा। देखने देखो, जलवायु प्रदेशों के आधार पर, जलवायु प्रदेशों के आधार पर वर्षा का वितरण बहुत शॉर्ट में से देख लेंगे क्योंकि जीएस में हल्का आइडिया केवल इसमें चाहिए। हम ऐसे नॉर्थ साउथ कर देते हैं, देखा जाए। हम यहाँ 60 कर लेते हैं, 45 से 60 जो हम करते हैं यहाँ तक 90 डिग्री। हाँ, यह कौन सी जलवायु थी? 2003। यह है मानसून, यह है सवाना, यह है मरुस्थल तुल्य, चीन तुल्य, स्टेपी तुल्य, मतलब स्टेपी जैसी, सब में आप तुल्य लगा सकते हो। भूमध्य सागर, भूमध्य सागरी, सेंट लॉरेंस, टैगा या साइबेरिया, टैगा या साइबेरिया, या ब्रिटिश तुल्य, और यह है टुंड्रा। हम यहाँ जो वर्षा की मात्रा वो हम या वर्षा की कंडीशन हम यहाँ पर वायुदाब पेटियों के सहारे देख सकते हैं। तो यह क्षेत्र हो गया यहाँ पर 2030, यह क्षेत्र हो गया यहाँ पर 2030, ये हो गया उष्ण, इसको हम लिखते हैं पहले गर्म समशीतोष्ण या उपोष्ण। फिर ये आगे ठंडा समशीतोष्ण या शीतोष्ण, और ऊपर शीत प्रदेश। जीरो से 10 2030, 10 से 30 उष्ण कटिबंध या उष्ण जलवायु प्रदेश, फिर 30 से 45 गर्म समशीतोष्ण या उपोष्ण जलवायु प्रदेश, 45 से 60 ठंडा समशीतोष्ण या शीतोष्ण जलवायु प्रदेश, और फिर शीत जलवायु प्रदेश। Done? अब ये चीज आपको याद रहनी चाहिए क्योंकि एक हल्का आइडिया इसका रहेगा। तो इसी के सहारे जलवायु प्रदेश के ही सहारे, हम यहाँ पर जलवायु प्रदेश नहीं पढ़ा रहा हूँ, वर्षा देख रहे हैं, हम इसको बायोम के साथ करेंगे, लेकिन इसी के सहारे आप यहाँ की मृदा समझ पाएंगे, यहाँ की वनस्पति समझ पाएंगे, और यहाँ की कृषि आदि को समझ पाएंगे। इसी के आधार पर आप ये 3-4 चीजें समझ पाएंगे। तो ये वाला हिस्सा आपके दिमाग में बना होना चाहिए। देख लिया? अब एक दो चीजें लिखो, स्टार बना के पहले लिखो। एक तरफ लिखो कटिबंध, एक टेबल बना लो कटिबंध, और दूसरी तरफ लिखो औसत वार्षिक तापमान। ये थोड़ा आपको ध्यान में रहे, थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ, औसत वार्षिक तापमान। अब जब भी अगर हम उष्ण कटिबंध कहें, उष्ण कटिबंध, तो ध्यान रहे औसत वार्षिक तापमान जो होगा वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक। 22 से 24 का रेंज कुछ लोग रख लेंगे, आप 24 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे। जब हम उपोष्ण की बात करें, अगर आप ध्यान रखोगे 24 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यह रूम टेम्परेचर, एसी का रूम टेम्परेचर सेट किया जाता है 24 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट? यहाँ पर तो यहाँ पर उपोष्ण, जब उपोष्ण है ये 24 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। उपोष्ण है तो 17 डिग्री सेंटीग्रेड से
24 डिग्री सेंटीग्रेड औसत वार्षिक है। शीतोष्ण 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 17 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 17। शीत या अल्पाइन कुछ भी आ जाए, शीत अल्पाइन टुंड्रा ही है, पर्वतों में टुंड्रा को अल्पाइन कहा जाता है। यहां पर यह हो जाता है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। एक टेम्परेचर का रेंज आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि उष्ण 24 उससे ज्यादा, और जो शीतोष्ण है उपोष्ण है वो 17 से 24 की रेंज, और जो शीतोष्ण है 7 से 17, और शीतल, और ये औसत वार्षिक तापमान है ना। वेरिएशन होगा मौसम के हिसाब से, लेकिन ये एक औसत वार्षिक तापमान होना चाहिए। देखिए फिर एक लिख सकते हो, एक लिस्ट और बना लो, दिमाग रहे, ध्यान रहे आपको। क्षेत्र और वर्षा, क्षेत्र और वर्षा। शुष्क क्षेत्र, अगर आप कहीं शुष्क क्षेत्र कहेंगे तो वर्षा 0 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर शुष्क क्षेत्र। अर्ध शुष्क 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर। उपार्द्र, उपार्द्र, आर्द्र नहीं लेकिन उपार्द्र हो गया है। उपार्द्र 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। आर्द्र 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। और फिर बोलते हैं तर या वेट, 200 सेंटीमीटर से अधिक, 200 सेंटीमीटर से अधिक। तर या अति आर्द्र भी कह सकते हो, वेट। एरिड, सेमी एरिड, सब ह्यूमिड, ह्यूमिड और वेट। उपार्द्र मतलब जो न तो पूरी तरह बहुत ज्यादा गीला है और न ही शुष्क की कंडीशन में आता है, राइट। तो इस स्थिति में तो इसको बोलते हैं एरिड, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको एरिड, सेमी एरिड, सब ह्यूमिड, ह्यूमिड एंड वेट। अब कहीं अगर ये टर्म यूज होते हैं तो तापमान और आर्द्रता संबंधी जो लेवल है ये आपको एक औसत ध्यान होना चाहिए। ये जो वर्षा है यह भी औसत वार्षिक वर्षा है, यह भी औसत वार्षिक वर्षा है। क्लियर? अब लिखिए यहां पर हेडिंग, विषुवतीय जलवायु प्रदेश में वर्षा। विषुवतीय जलवायु प्रदेश में वर्षा। ये क्षेत्र है विषुवतीय जलवायु प्रदेश का, यहां पर इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ के अंतर्गत यह पूरा जो विषुवतीय जलवायु प्रदेश है, राइट। इसमें लिखिए, लिखिए औसत वार्षिक तापमान, औसत वार्षिक तापमान सर्वाधिक होने के कारण, सर्वाधिक होने के कारण यहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक है, अधिक है, जो संवहनीय वर्षा के रूप में प्राप्त होती है, जो संवहनीय वर्षा के रूप में प्राप्त होती है। यहां प्रतिदिन, यहां प्रतिदिन दोपहर के पश्चात 2 PM से 4 PM के बीच, दोपहर के पश्चात कपासी वर्षा बादलों द्वारा, कपासी वर्षा बादलों द्वारा तड़ित झंझायुक्त वर्षा होती है। कपासी वर्षा बादलों द्वारा तड़ित झंझायुक्त वर्षा प्राप्त होती है। अब एक बात यहां हमेशा ध्यान रखना, समझ सकते हो कि यहां प्रतिदिन कमोबेश एक जैसा मौसम पाया जाता है। सुबह लगभग 9 साढ़े 9 बजे के बाद से गर्मी पड़ना शुरू होती है, वाष्पन की प्रक्रिया शुरू होती है, और लगभग दोपहर के पश्चात 2 बजे तक घने बादलों का निर्माण हो जाता है। 2 से 4 के बीच कभी भी तड़ित झंझायुक्त वर्षा होती है, और 4 बजे के बाद मौसम क्या हो जाता है, खुल जाता है, राइट। और फिर इसके बाद रात्रि फिर सुबह दोहराया जाएगा, और यह एक बिल्कुल सेट पैटर्न है, इसमें कोई भी कहीं से प्रायः कोई परिवर्तन नहीं होता। और वर्ष भर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की क्या है, रात होती है, राइट। यही एक क्षेत्र है ऐसा। अब होती तो यह वर्षा वर्ष भर है, लेकिन इसमें भी वर्षा के 2 ऐसे समय हैं, या वर्ष के 2 ऐसे समय हैं जब वर्षा सर्वाधिक होती है। क्योंकि संवहनीय वर्षा है तो वर्षा उसी वक्त सबसे ज्यादा होगी जब तापमान सबसे ज्यादा है। तो यह सर्वाधिक वर्षा मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर में होती है। मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर में क्यों होती है? क्योंकि इस समय सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत होती है। इसलिए आपको कई बार ऐसा देता है, यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि यहां पर वर्षा की मात्रा होगी और यहां पर मंथ होगा, महीना दिया होगा, और यहां होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ऐसे दिया होगा। और फिर इसके बाद एक पैटर्न दिया होगा, यहां पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर ऐसे बराबर हर जगह दिया होगा। फिर सितंबर में ऊपर चला जाएगा और अक्टूबर में ऊपर, हर जगह। तो वर्षा वर्ष भर हो रही होगी, आप जहां कहीं देखोगे वर्ष भर मिलेगा। लेकिन यहाँ इन 2 महीने इधर 2 महीने उधर, यह जो वर्षा की मात्रा होगी वो क्या होगी, ऊपर से,
जहां कहीं ऐसा ग्राफ दे या कोई डेटा दे, आप उसकी स्टडी करोगे, तुरंत समझ जाओगे कि यह कौन सी जलवायु है, यह विषुवत रेखीय जलवायु है, जहां वर्ष भर वर्षा इसको मिल रही है, लेकिन वर्षा के दो उच्चतम मान मतलब दो मैक्सिमम वैल्यूज हमको यहां पर दिख रही हैं। नॉर्मली वर्षा सर्वाधिक वैसे अप्रैल और अक्टूबर, लेकिन हम मार्च अप्रैल कह देते हैं क्योंकि 21 मार्च को सूर्य की किरणें लंबवत होंगी, उसका हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करते करते अप्रैल आ जाता है और यहां पर बहुत तेजी से वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और वर्षा की मात्रा अन्य महीनों की तुलना में क्या है, ज्यादा हो जाती है। राइट, देखिए यद्यपि वर्षा वर्ष भर होती है, यद्यपि वर्षा वर्ष भर होती है, वर्ष भर होती है, किंतु किंतु यद्यपि वर्षा वर्ष भर होती है, किंतु मार्च डैश अप्रैल, मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल तथा अक्टूबर नवंबर, तो सितंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है, जो विश्व की स्थिति के साथ, जो विश्व की स्थिति के साथ संबंधित है। जो विश्व की स्थिति के साथ संबंधित है। सर विश्व प्रदेश का औसत तापमान कहां तक होता है, कहां तक का हमें नहीं पता आप क्या पूछ रहे हो, लेकिन देखो अधिकतम पहुंच सकता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड किसी दिए गए समय में और न्यूनतम आ सकता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन कभी भी 18 से कम पे तो चांस ही नहीं है क्योंकि यहाँ एवरेज ही होता है कितना 22-24। तो कुछ क्षेत्रों में दिन का जो तापमान है 10 डिग्री तक भी वेरी कर सकता है। क्यों? क्योंकि दिन में तापमान बढ़ जाएगा, सायंकाल जो वर्षा हो जाती है और उससे जो हीट निकल जाती है, मौसम तापमान क्या हो जाता है कम, लेकिन इन सम प्लेसेस ओनली, हर जगह यह नहीं होगा, है ना, नहीं तो वार्षिक और दैनिक तापमान पर काफी कम होगा, लेकिन ये वेरिएशन कुछ क्षेत्रों में प्राप्त होता है। जब आप तट से थोड़ा अंदर की तरफ चले जाओगे ना तो मौसम थोड़ा ठीक हो जाता है थोड़ा सा, राइट, नहीं तो वैसे गड़बड़ बना रहेगा, उम्र ज्यादा रहेगी। तो ये वेरिएशन हो सकता है अगर आपने वेरिएशन पूछा है तो। ये हो गया हमारे पास क्या, विषुवतीय जलवायु प्रदेश। कैसी वर्षा, संवहनीय वर्षा, वर्ष भर, प्रतिदिन दोपहर के पश्चात, लेकिन सबसे ज्यादा वर्षा मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर। क्यों? इसी समय सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर क्या है, लंबवत है, क्योंकि संवहनीय वर्षा है, तापमान ज्यादा इस समय, इसलिए हवा ज्यादा उठती है और वर्षा ज्यादा मिलती है। राइट, लोकेशन इनकी क्या हो सकती है, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ, मोटे तौर पर हम ये इनको रख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ दूसरा जलवायु प्रदेश यहाँ पर आता है जो है मानसूनी जलवायु प्रदेश। यहाँ लिखो है मानसूनी जलवायु प्रदेश। मानसूनी जलवायु प्रदेश लोकेशन क्या है, दोनों गोलार्ध 10 से 30 डिग्री महाद्वीपों का पूर्वी सीमा, महाद्वीपों का पूर्वी सीमा, दोनों गोलार्ध 10 से 30 डिग्री महाद्वीपों का पूर्वी सीमा। मुख्य वर्षा ऋतु ग्रीष्म का, मुख्य वर्षा ऋतु ग्रीष्म का, और यहां पर पवनों की दिशा में क्या होता है, उत्क्रमण, है ना। तो मुख्य वर्षा ऋतु ग्रीष्म का, औसत वर्षा 170 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर, यद्यपि क्षेत्रीय भिन्नताएं बनी रहती हैं। यद्यपि क्षेत्रीय भिन्नताएं बनी रहती हैं। ये हो गया यहां पर मानसूनी जलवायु प्रदेश। मोटे तौर पर अगर हम देखें तो यह मानसूनी, ये समाना और यह डेजर्ट, ठीक है। तो इस वाले क्षेत्र को अगर हम मानसूनी को देखें तो यहां पर हमारे पास यह जलवायु प्रदेश है। अब देखो क्या मानसूनी जो जलवायु होती है वह मुख्यतः हमको यहीं पे नजर आती है, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया का ये पार्ट। क्यों यहां नजर आता है? क्योंकि यहां पर इतने क्षेत्रों में जल और स्थल का वितरण बड़ा असमान है, या एक क्लोज्ड हिस्सा हो जाता है। बाकी और जगह हिस्सा देखो क्या है, ओपन। बाकी और जगह क्या है, ओपन। तो यहां पर जब गर्मियां होती हैं उत्तरी गोलार्ध में तो आईटीसी क्या होता है, ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा होता है, आईटीसी ऊपर की ओर यहां शिफ्ट हो रहा होता है। अब यहां महासागरों का विस्तार है, तो इस प्रक्रिया में आईटीसी यहां उतना नहीं शिफ्ट होता है जितना इस क्षेत्र में शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि महासागर में विस्तार कम होता है और जहां स्थलीय भाग जाता है वहां पर विस्तार क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। इसलिए यहां पर इस वक्त दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पौने क्या करती हैं, एंट्री करती हैं और यहां पर इनसे वर्षा होती है। राइट, इस वक्त यहां वाली स्थिति में ये पौने इस तरह, क्योंकि गर्मी है उत्तरी गोलार्ध में तो सभी वायुदाब पेटी क्या है, उत्तर की ओर आई हुई है। तो यहां पर इस वक्त यहां से हवाएं ऐसे निकल रही होती हैं और ये इधर जाके मुड़ रही होती हैं, इसलिए इस क्षेत्र में वर्षा होती है। राइट, यहां पर क्या होता है, इस वक्त गर्मी है, यहां पर एक लो प्रेशर, यहां पर ऊपर वाले भाग में लो प्रेशर क्रिएट होता है। यह लो प्रेशर कुछ हवा को क्या कर सकता है, खींच सकता है, केवल इतना कर सकता है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियां हैं, तो सर्दियां होने पर नीचे क्या क्रिएट होता है, हाई प्रेशर। यहां पर क्या हो जाता है, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो इस वक्त यहीं पे हवाएं क्या है, इधर की तरफ मुड़ती हैं और यहां वर्षा करती हैं। सर्दियों में आईटीसी क्या है, नीचे जाता है, यहां पर नीचे की तरफ जाएगा, और जब नीचे की तरफ जाएगा तो ये वाली हवाएं जब यहां एंट्री करेंगी तो ये क्या होंगी, यहां पर ऐसे मुड़ जाएंगी और ऑस्ट्रेलिया के इन भागों में क्या करती हैं, वर्षा करती हैं। तो जो पैटर्न यहां दिख रहा होता है वही पैटर्न क्या है, हमको यहां पर दिख रहा होता है। तो ये दोनों
ट्रॉपिकल मानसून के एरिया हैं, ये दोनों ट्रॉपिकल मानसून के एरिया हैं। यहाँ क्या होता है ये समझने वाला है। अगर यहाँ सर्दियां हैं, अगर यहाँ सर्दियां समझो तो यहाँ पर ऐसे हवा जाएगी, और अगर गर्मी आ जाती है तो यहाँ पर लो प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर, तो हवा क्या है ऐसे। मुख्यतः यह सागर समीर वाली कंडीशन होती है, सागर और स्थल समीर वाली कंडीशन होती है। इसलिए हम इन वाले सभी क्षेत्रों को जहां गर्मियों में सागर से आने वाली हवा से वर्षा हो और सर्दियों में हाई प्रेशर के कारण स्थल से बाहर चला जाए, राइट, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर क्या, ट्रॉपिकल मैरीन। यहाँ आईटीसीजेड का प्रभाव नहीं होगा, तब भी सागर समीर और स्थल समीर जैसी दशाओं में क्या होती है, वर्षा और शुष्कता होती है। और यहाँ क्या होता है, आईटीसीजेड में चेंज होता है, और तब यहाँ दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें उत्तर में आती हैं, और यहाँ उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें क्या है, दक्षिण में आती हैं। तो जब हम ट्रॉपिकल मानसून कहेंगे तो ट्रॉपिकल मानसून वास्तव में दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का मैकेनिज्म है। किंतु इन क्षेत्रों में भी पवनों की दिशा बदलती है, लेकिन पवनों की दिशा बदलने का मुख्य कारण यहाँ और यहाँ बनने वाला हाइलो होता है, और यहाँ पवनें सागर समीर स्थल समीर की तरह चलती हैं। इसलिए ऐसे क्षेत्रों की जलवायु को क्या बोला जाता है, ट्रॉपिकल मरीन जलवायु बोला जाता है। तो इसीलिए इस तरह की जलवायु का विकास महाद्वीपों के किस भाग में होता है, महाद्वीपों के पूर्वी भाग, राइट। तो दो जलवायु हो गई, ट्रॉपिकल मानसून और उससे मिलती जुलती कौन सी, ट्रॉपिकल मरीन, राइट। तो ये दोनों महाद्वीपों के किस भाग में पाई जाएंगी, पूर्वी भाग में, ठीक है। और मुख्य वर्षा ऋतु जब भी होगी, मुख्य वर्षा ऋतु वह क्या होगी, ग्रीष्म ऋतु। फिर नेक्स्ट देखो, सवाना तुल्य जलवायु। सवाना तुल्य जलवायु में वर्षा, सवाना तुल्य जलवायु में वर्षा। अब यहां जरूरत नहीं है ना, वो भारतीय मानसून में देखेंगे, है ना। हम बस देख रहे हैं कि वर्षा कब होती है मुख्यतः, हम तो वो देख रहे हैं, प्रभावित तो बहुत सारी चीजें करेंगे, है ना। हमको अभी कुछ जलवायु प्रदेशों में जो औसत वर्षा है कितनी होनी है वो डिस्ट्रीब्यूशन देखा नहीं, ठीक है। और देखो यहाँ सवाना जलवायु में वर्षा। अब देखो सवाना शीतकाल में जो होगा तो हाई प्रेशर पे आ जाएगा, आंतरिक भाग है, और ग्रीष्म काल में क्या होगा, यहाँ गर्म हो जाएगा, लो प्रेशर, तो हवा यहाँ क्या होगी, ऊपर की ओर उठेगी। तो यहाँ पर वर्षा मुख्यतः कौन सी होगी, संवहनी। और कब होगी, ग्रीष्मकाल में। शीतकाल में क्या होगा, शीतकाल में यहाँ पर हाई प्रेशर जनरेट हो जाएगा, प्रति चक्रवाती दशाएं बन जाएंगी। इसमें लिखिए सवाना में डैश करके लिखो 10 डिग्री से 30 डिग्री दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के आंतरिक भाग में, 10 से 30 डिग्री दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के आंतरिक भाग में। अब इतनी बात याद रखना, जो भी महाद्वीप होगा सर्दियों में तापमान बहुत कम और गर्मियों में तापमान ज्यादा, राइट। इसमें लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, शीतकाल में तापमान में कमी के कारण सतह पर उच्च वायु दाब के अधीन प्रति चक्रवाती दशाएं निर्मित होती हैं। अतः शीतकाल शुष्क रहता है। ग्रीष्मकाल में तापमान अधिक होने के कारण संवहनीय वर्षा प्राप्त होती है। तापमान अधिक होने के कारण संवहनीय वर्षा प्राप्त होती है। औसत वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर, 70 से 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट, सवाना जलवायु की विशेषता निश्चित क्रम में शुष्क और आर्द्र मौसमों का आना है। यहां एक निश्चित ड्राई सीजन होगा, फिर उसके बाद वेट, फिर ड्राई, फिर वेट। भारत में अगर देखो तो हम तो कह सकते हैं पूरे साल भर वर्षा होती है, कोई गारंटी दे दो कि इस दिन वर्षा नहीं होगी, कोई गारंटी नहीं। जाने से, आने से, शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभ से, राइट। लेकिन क्योंकि लगभग 75% से अधिक वर्षा हमको 4 महीने में मिल जाती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि यहाँ भारत की दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु मुख्य वर्षा ऋतु है। सवाना में ऐसा नहीं, सवाना में बिल्कुल फिक्स है कि गर्मियों में वर्षा, फिर उसके बाद एक शुष्क दौर और एक बड़ा शुष्क दौर होता है। इतना बड़ा शुष्क दौर कभी हो जाता है कि वहां के जो जानवर होते हैं अपने क्षेत्रों को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों की तरफ समूहों में चले जाते हैं, राइट। तो यहाँ अगर आपसे कोई पूछे कि सवाना जलवायु की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है, तो आप कहेंगे कि एक निश्चित क्रम में, मतलब पहले शुष्क आर्द्र, एक निश्चित क्रम में शुष्क एवं आर्द्र मौसमों का आना और जाना सवाना जलवायु की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। लेकिन अगर दूसरी तरफ कहे कि सवाना इकोसिस्टम या सवाना बायोम की उत्पत्ति का क्या कारण, बायोम का मतलब होता है किसी जलवायु के अंतर्गत पाए जाने वाले जीवों का समुच्चय, वह बायोम या जीवोम कहलाता है, राइट। तो अगर कहा जाए कि सवाना बायोम का विकास कैसे हुआ, तब आप कहेंगे इसके 2-3 कारण हैं। एक तो यहाँ जो जलवायु है उसके कारण जल की उपलब्धता का स्तर क्या है, कम है, सीमित है, पहली बात। दूसरी चीज, यहाँ पर हर्बीवोर्स हैं, यहाँ पर जो शाकाहारी जीव हैं वो यहाँ पर चढ़ते रहते हैं, तो वृक्षों आदि को चढ़ जाते हैं, इसलिए घास वगैरह की अधिकता जितनी है वो बची, बाकी वृक्ष खाते रहते हैं। एक तो जल की कमी, तो बड़े बड़े वृक्ष नहीं होंगे, केवल पर्णपाती वृक्ष होंगे। और दूसरी चीज, जब ये हर्बीवोर्स यहाँ हैं तो यहाँ पर वनस्पतियों का बहुत बेहद विकास नहीं होगा। और तीसरी चीज, आग लगना,
यहाँ पर मानव ने अपने कहा जाए कि कार्यों के लिए कई बार यहाँ आग लगाई हुई है। तो इन 3 कारणों से सवाना बायोम का विकास हुआ है, जिसमें ऊंची घास के साथ बिखरे हुए वृक्ष, बिखरे हुए पर्णपाती वृक्ष यहाँ की क्या है विशेषता है। तो कभी पूछे सवाना जलवायु क्यों है, क्यों विकसित हुई है, तो निश्चित रूप में शुष्क एवं आर्द्र मौसमों का आना। अगर देखो इस चीज को थोड़ा सा और भी समझ सकते हो, ऐसे देख सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा देख लें, ऐसे सोचो कि 10 से 30 डिग्री यहाँ पर चलती हैं व्यापारिक पवनें, यहाँ पे क्या चलती है व्यापारिक पवनें। लेकिन अगर गर्मी हो गई तो वायुदाब पेटी ऊपर जाएगी। लेट अज्यूम हाई प्रेशर यहाँ महासागर नहीं क्रिएट होगा ना गर्मी में, स्तर पे तो क्रिएट नहीं होगा, स्तर पे गर्मी में क्या हो जाएगा लो प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर, राइट। तो अगर इस तरह से क्रिएट होगा सतह पर, तो अब यहाँ से हवाएं क्या होंगी, आगे की ओर चलना क्या कर देंगी, स्टार्ट कर देंगे, राइट। तो यहाँ पहुंचेंगी, ये यहाँ पहुंचेंगी, गर्मी आए हो सकता है यहाँ से हवाएं क्या हो आरोहित होने लगे, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर क्या है ज्यादा है, तो यहाँ वायु का क्या होगा आरोहण होगा। यहाँ ये अनुतटीय व्यापारिक पवनें हैं, इनसे वर्षा मिल जाएगी, राइट, तट की तरफ आ रही, और दूसरा यहाँ पर वायु क्या होने लगेगी आरोहित होने लगेगी। अगर थोड़ा सा ध्यान हो तो यहाँ पर ठंडी धारा का विकास होता है, यहाँ पर क्या होगा ठंडी धारा का विकास होता है। तो यह जो ठंडी धारा है हो सकता है यहाँ पर एक हाई प्रेशर क्या कर दे डेवलप कर दे, मे बी अगर वो हाई प्रेशर डेवलप कर दे तो यहाँ से कुछ हवा क्या है इधर आ सकती है, राइट। लेकिन चूंकि ठंडी जल धारा है तो अगर हवा यहाँ से यहाँ आएगी तो क्या इसमें जलवाष्प बहुत होगी, क्या नहीं होगी। इसलिए अगर ठंडी धारा यहाँ आती भी है, ठंडी धारा से हवा यहाँ आती भी है, तो इसमें जलवाष्प बहुत नहीं होगी, तो वर्षा की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं होगी। यहाँ वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से क्या होगी कम होगी। अगर यहाँ लो प्रेशर है तब कोई टेंशन ही नहीं, तो ये भी हवा क्या होगी आगे निकल जाएगी, और यहाँ से यहाँ होने वाली वर्षा की मात्रा में क्या है कमी हो जाएगी, राइट। तो अगर ग्रीष्मकाल है, आप इतने क्षेत्र को देखें, अगर ग्रीष्मकाल है तो ग्रीष्मकाल में वायुदाब पेटियां शिफ्ट होती हैं, शिफ्ट होने पर यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएगा लेकिन व्यापारिक पवनें, और नीचे वाले क्षेत्र में आईटीसीजेड क्या हो सकती है, जो नीचे बचा वहां क्या होगा आईटीसीजेड ऊपर जाएगा, यहाँ क्या आ सकता है प्रभाव आईटीसीजेड का यहाँ पे प्रभाव हो सकता है। लेकिन ये बताओ क्या यहाँ आईटीसीजेड इतना ही पैरेलल आएगा क्या, नहीं, ठंडी धारा तो आईटीसीजेड यहाँ पैरेलल नहीं आएगा। वास्तव में इस पूरे क्षेत्र को आईटीसीजेड लगभग क्या करता है छोड़ देता है, क्योंकि यहाँ किसका प्रभाव ठंडी वायुधारा ठंडी जलधारा का क्या होता है यहाँ प्रभाव बना रहता है, राइट। तो अगर ग्रीष्मकाल है, थोड़ा सा समझना 0 डिग्री 30 डिग्री ग्रीष्मकाल है तो आईटीसीजेड ऊपर गया, स्थलीय भाग में आईटीसीजेड ज्यादा जाएगा और सागरीय भाग में आईटीसीजेड कम जाएगा, और जहाँ ठंडी धारा हो जाए वहां तो और कम जाएगा। व्यापारिक पवन पेटी है, आप समझ रहे हैं कि यहाँ गर्म धारा होगी और यहाँ ठंडी धारा, इसलिए यहाँ पर आईटीसीजेड ज्यादा उठेगी, सवाना वाले में उठेगी, लेकिन यहाँ आईटीसीजेड का उठाव क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, किसके अंतर्गत ठंडी धारा के प्रभाव के अंतर्गत। ये वाली बात क्लियर हो रही कि नहीं, राइट। अब अगर ऐसे हवा चलती है तो यहाँ ज्यादा वर्षा, यहाँ कम वर्षा, और यहाँ वर्षा ऑलमोस्ट नहीं। लेकिन अगर मान लो हम कहते नहीं सर यहाँ हाई प्रेशर बनेगा ठंडी धारा मान भी नहीं, तो यहाँ से भी हवा आएगी उतनी आर्द्र नहीं होगी, इसलिए यहाँ वर्षा की मात्रा क्या होगी कम हो जाएगी। ये तो गर्मी हो गई। लेट अज्यूम अगर हम सर्दी देख लें तो वायुदाब पेटियां मान लो नीचे आ गई, आईटीसीजेड का प्रभाव हट गया, सर्दी होने पर ये क्या हो जाएगा हाई प्रेशर, राइट। और जब हाई प्रेशर हो गया ये इधर भी हवा करेगा, इधर भी हवा करेगा, और हवा इस वक्त स्थल से आ रही, तो हवा क्या होगी ड्राई हो जाएगी, अब हवा शुष्क हो जाएगी, इसलिए यहाँ वर्षा के चांस और क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर इस तरह भी सोचा जा सकता है, पर ऐसे सोचने की कोई जरूरत नहीं है, काहे दिमाग लगाओगे इतना। बस इतना समझ लो कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में संवहन के अंतर्गत वर्षा होती है, मानसूनी प्रदेश में आईटीसीजेड का विस्थापन ज्यादा हो जाता है स्थल के कारण, इसलिए यहाँ पर व्यापारिक पवनों की दिशा बदलती है, जो पहले बताया उससे वर्षा होती है। सवाना आंतरिक भाग में है तो शीतकाल ठंडे हो जाते हैं, हवा बैठ जाती है, कतई वर्षा नहीं है, और ग्रीष्मकाल में वो गर्म हो जाता है, ऊपर उठती है हवा, तो कौन सी वर्षा है संवहनीय वर्षा है, राइट। तो ये वाला क्षेत्र जहाँ 170 से 200 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है, वहीं 70 से 100 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ इधर से इधर जाने पर वर्षा की मात्रा में क्या होगी कमी है। यहाँ पे बात क्लियर। नेक्स्ट लिखो हेडिंग मरुस्थलीय जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु में वर्षा, या मरुस्थलीय जलवायु लिख लो, वर्षा ही कर रहे हैं। मरुस्थलीय जलवायु में वर्षा, अगर हम विश्व के मरुस्थल देखें अधिकांश तो ये सामान्यतः 20 डिग्री से 30 डिग्री, हम कहने को 10 से 30 कहते हैं लेकिन मुख्यतः 20 डिग्री से 30 डिग्री। यहाँ देखो नॉर्थ अमेरिका यहाँ मिल रहा है, ये नॉर्थ अमेरिका का कौन सा भाग है पूर्वी की पश्चिमी, राइट। यहाँ पर यह मुख्यतः यह विस्तार हो गया है क्योंकि यहाँ इतना महासागर वाला क्षेत्र नहीं है, तो यह भी मुख्यतः यहीं पर तीव्र है, यह पश्चिमी और यह विस्तारित है। यह एशिया का है तो अरब वाला क्षेत्र एशिया का क्या हो गया पश्चिमी, यह अरब वाला। भारत वाले थार मरुस्थल की उत्पत्ति का कारण बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, इसलिए जो हम आगे कारण बताएंगे वो इसमें लागू नहीं होंगे। भारत में थार मरुस्थल जो आप आज देखते हैं वहां कभी महासागर था, फिर वहां से महासागर हटा, फिर वहां पर घने वन आए, फिर आज से 1 लाख साल पहले जब मानसूनी जलवायु भारत की स्थापित हुई तो मानसूनी पवनें अरावली के समानांतर बहने लगी, उसके बाद यहाँ पर सूखे का क्या है दौर आया है, और उसके बाद भारत के थार मरुस्थल का क्या हुआ है विकास हुआ है। भारत का थार मरुस्थल विकसित हुआ है, यह प्रकृति में मरुस्थल नहीं है। यहाँ पर पेट्रोलियम पाया जाता है, पेट्रोलियम तभी पाया जाता है जब वहां अंदर महासागर में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव क्या हों दबे हों। अगर हम सांभर टिटवाना इन सारी झीलों के तली में पाए जाने वाले अवसादों की स्टडी करते हैं तो वहां गहराई में सागर में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के अवशेष मिलते हैं। ये वहां पिकनिक मनाने नहीं आए होंगे, राइट। मतलब यहाँ महासागर था, महासागर क्या है पीछे हटा, तो जो यहाँ पर भारतीय प्लेट है टकराई मुड़ी,
तो यहां से महासागर पीछे हटे, राइट। और अभी भारत में मानसूनी जलवायु नहीं थी, राइट। इस प्रक्रिया में यहाँ वर्षा होती थी और इस प्रक्रिया में यहाँ घने वन आए, और जब मानसूनी जलवायु सेटअप हो गई तब अरब सागर की शाखा अरावली के समानांतर बहने लगी, तब यहाँ शुष्कता में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इसलिए ध्यान रखना, हम इन सभी जब हम इन मरुस्थल की व्याख्या कर रहे हो तो उसमें थार का मरुस्थल शामिल नहीं है, बाकी मरुस्थल की व्याख्या करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन आता है क्या कारण है कि अधिकांश उष्ण मरुस्थल दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। तो महाद्वीपों के हैं, भारत महाद्वीप नहीं है, वो महाद्वीप है। तो भारत के पश्चिम को देख के मत सोचना कि चीज लागू हो जाएगी, प्रोसेस बिल्कुल अलग है। हाँ, अमेरिका में लगा सकते हैं, सहारा में लगा सकते हैं, यहाँ हम नीचे अफ्रीका के इस वाले भाग में लगा सकते हैं, हम वो नियम ऑस्ट्रेलिया में लगा सकते हैं, राइट। यहाँ पर पर्वत श्रेणी है कुछ, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा यहाँ तक विस्तार हो जाता है, ठीक है। तो अब हम जलवायु प्रदेश मरुस्थलीय जलवायु की थोड़ी व्याख्या करेंगे, फिर उसके आगे चर्चा करते हैं। इसमें लिखिए, विश्व के उष्ण और उपोष्ण, विश्व के उष्ण और उपोष्ण, ब्रैकेट लिख सकते हो गर्म मरुस्थल, विश्व के उष्ण और उपोष्ण मरुस्थल दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री डैश 30 डिग्री 20 डिग्री डैश 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों पर पाए जाते हैं, पश्चिमी सीमांतों पर पाए जाते हैं, जिनके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, जिनके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर एक, यह क्षेत्र उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध, उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध के अंतर्गत आता है, उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध के अंतर्गत आता है। अतः वायु के अवतलन के कारण वर्षा के प्रतिकूल दशा होती है, नंबर 2, इन क्षेत्रों में तटीय भागों में ठंडी महासागरीय धारा का प्रवाह होता है, जो प्रति चक्रवाती दशाओं को और सशक्त कर देती है, नेक्स्ट, यह व्यापारिक पवन पेटी में स्थित है, अतः पूर्व से पश्चिम चलने के क्रम में पवनें यहां तक पहुंचते शुष्क हो जाती हैं, नेक्स्ट, यह क्षेत्र ITCZ के प्रभाव में नहीं आने पाता है, ITCZ के प्रभाव में नहीं आने पाता है, वहां तक ऐसे चढ़ ही नहीं पाता है प्रभावी सारा। नेक्स्ट, यह क्षेत्र मध्य अक्षांशीय चक्रवातों के प्रभाव से दूर रहता है, यहां टेम्परेट साइक्लोन भी नहीं आने पाते हैं। नेक्स्ट, साफ आसमान के कारण सतह को पर्याप्त सूर्यातप प्राप्त होता है, और यदि कुछ वर्षा होती भी है तब कई बार जल की बूंदें हवा में ही वाष्पित हो जाती हैं, उपरोक्त कारणों से इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम हो जाती है, औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम हो जाती है।
अतः यहां उष्ण मरुस्थलों का विकास हुआ है। अब यहां बात समझो, थोड़ी सी बात यहां रिकॉल करो तो काम बन सकता है। अब बात समझो, देखो क्या लिखते हैं, नॉर्मली लिखते हैं 10 से 30 डिग्री के बीच पश्चिमी भाग में, कहीं लिखा जाता है 15 से 30 डिग्री, आइडियल है 20 से 30 डिग्री। लेकिन कहीं भी ऐसा कुछ भी मिले, सारे कारण नहीं है। आपको मिले क्या कारण है 10 से 30 डिग्री के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों पे मरुस्थल बना, 15 से 30, 20 से 30 कुछ भी मिले, 25 से 30, राइट, सबका उत्तर सेम होगा, राइट। अब देखो क्या है, हमें पता है यहां से हवा उठती है और यहां हवा क्या होती है, बैठती है। तो जो हवा बैठती है वो 20 से 40 तक बैठती है और सबसे ज्यादा हाई प्रेशर बनता है 30-35, इसीलिए हम उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी क्या लेते हैं 30-35। लेकिन उच्च वायुदाब की कंडीशन 20 से 30 क्या है, निर्मित हो जाती है। तो इस पूरे क्षेत्र में 20 से 30 उच्च वायुदाब क्या होता है, बनता है, राइट। तो हम सोच सकते हैं कि जब पूरे में बनता है तो यहीं पे मरुस्थल क्यों बनता है, राइट? क्योंकि मरुस्थल एक नहीं कई कारणों का परिणाम है। तो पहला तो है कि उच्च वायुदाब में, पहली बात, राइट। दूसरी बात, अगर वायुदाब पेटी शिफ्ट भी होती है तो ये वाले क्षेत्र अगर उच्च वायुदाब से मुक्त हो जाते हैं तो व्यापारिक पवनें यहाँ एक्टिव होती हैं। लेकिन वो इसके लिए क्या होती हैं, पूर्व से पश्चिम। ये तो बेचारे वायुदाब फटने पर वर्षा प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन ये वर्षा अभी भी नहीं प्राप्त कर पाता, क्योंकि वायुदाब फटने के बाद भी ये व्यापारिक पवनें जब तक यहाँ पहुंचती हैं क्या हो जाती हैं, शुष्क हो जाती हैं। तीसरी चीज, यहाँ पर गर्म महासागरीय धारा है जो यहाँ के टेम्परेचर को बढ़ाए रहती है। यहाँ पर गर्मियों में यह गर्म हो जाए, लेकिन व्यापारिक पवनें यहाँ अब कटी हैं तो यहाँ ठंडी धारा क्या है, बनाए रखती हैं। तो यहाँ हवा उठने के बजाय क्या होती है, बैठती। और जब भी कहीं हवा बैठेगी तो वो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, उच्च वायुदाब मतलब चक्रवाती दशा, उसका निर्माण कर देती है। तो तीसरी चीज यहाँ पर हो गई। चौथी चीज, यहाँ जो हवा ठंडी है उसके कारण आईटीसीजेड उठती तो है, लेकिन इस क्षेत्र तक पहुंच नहीं पाती है। जब आईटीसीजेड नहीं पहुंचती है तो यहाँ पर संवहनी वर्षा आज जैसी बड़ी स्थितियों का भी क्या है, निर्माण नहीं होने पाता। तो आईटीसीजेड से भी क्या हो गया, दूर हो गया। दूसरा सहारा शायद यहाँ के चक्रवातों का हो, लेकिन ये चक्रवात भी इस क्षेत्र में नहीं पहुंच पाते हैं, वैसी दशाएं नहीं बनती हैं। और जब यहाँ ये सब नहीं होगा तो मौसम साफ होगा, आसमान खुला होगा, बादल नहीं होगा और सूर्य तप आ रहा होगा और यहाँ पर यह तापन की दशा होगी। अगर कुछ वर्षा वगैरह की कंडीशन दिन में बनती भी है तो यहाँ पर एक तो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा और दूसरा कई बार हवा नहीं जल की बूंदें क्या है, वाष्पित हो जाती हैं। तो यहाँ औसत वार्षिक वर्षा जो है वह 25 सेंटीमीटर से क्या है, कम हो जाती है। और यहाँ लगातार यह दशा है तो वनस्पतियों का विकास नहीं है, वनस्पतियों का विकास नहीं है तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में यहाँ आर्द्रता जैसी दशाओं का क्या है, निर्माण भी नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर डेजर्ट पाए जाते हैं। डेजर्ट की कंडीशन क्लियर है यहाँ पर, राइट। अब हम यहाँ पर देखने जो हम ये देख रहे थे इस वाले क्षेत्र में, तो यहाँ ध्यान रखना, क्लाइमेटोलॉजी में कल परसों से कल से ही पढ़ने लगेंगे। यहाँ होती है कैलिफोर्निया की ठंडी धारा, यहाँ एक धारा होती है कैलिफोर्निया की ठंडी धारा। यहाँ पर होती है हम्बोल्ट की ठंडी धारा, काफी ठंडी होती है, उसका इंपैक्ट यहाँ पड़ता है, तापमान थोड़ा कम हो जाता है, ग्रीन है। यहाँ पर आती है केनारी की ठंडी धारा, केनारी कोल्ड करंट इस वाले क्षेत्र में आ जाती है। यहाँ आ जाती है बेंगुला की ठंडी धारा, बेंगुला काफी ठंडी धारा यहाँ पर। और यहाँ आ जाती है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी धारा। ये सब ठंडी धाराएं हैं जो यहाँ पर हवा को अवतलित होने के लिए क्या कर देती हैं, बाध्य कर देती हैं। तो इतने कारण हैं जो यहाँ पर वर्षा की मात्रा को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। आगे बढ़े, रिकॉल कर सकते हो एक बार फिर से इन चीजों को। यहां पर ध्यान रखो 20 होती है मुख्यतः कौन सी वर्षा, संवहनी, राइट। लेकिन दो सबसे ज्यादा, यहां पर मानसूनी, यहां 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, यहां 170 से 200 सेंटीमीटर, यहां पर 70 से 100 सेंटीमीटर, यहां 25 सेंटीमीटर से कम। अब देखो किसी और को देखने के पहले हम बीच वाला जोन देख लें। बीच वाला जोन महाद्वीपीय जलवायु का है, सहमत कि नहीं, महाद्वीप का प्रभाव। तो यह क्षेत्र सर्दियों में सर्द और गर्मियों में गर्म। तो इसलिए यहां से लेके यहां तक, अभी टाइगा तक रुकेंगे, यहां से लेके यहां तक गर्मियों में ही वर्षा होगी, क्योंकि गर्मियों में ही यह गर्म हो पाएगा और हवा यहां क्या होगी, ऊपर उठेगी। तो कौन सी वर्षा होगी, संवहनी। यह संवहनीय वर्षा का क्षेत्र होगा। लेकिन हमको पता है नीचे से ऊपर चलने पर तापमान में क्या होगी, कमी आएगी। तो गर्मियों में भी उठने वाली हवा की मात्रा में भी क्या होगी, कमी आएगी। इसलिए यहां से यहां चलने पर संवहनीय वर्षा की मात्रा में क्या होगी, कमी आएगी, राइट। तो जैसे यहां 70 से 100 है, यहां 50 से 70 सेंटीमीटर हो जाएगी और यहां 25 से 50 सेंटीमीटर हो जाएगी सवाना में। अब देखो हम ये पूरा संवहनी ले लें, पूरा संवहनी, संवहन से सबसे ज्यादा यहां हम ऊपर चले तो तापमान में क्या होगी, कमी। तापमान, औसत वार्षिक तापमान में कमी, तो औसत वार्षिक संवहनीय वर्षा भी क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। सबसे ज्यादा यहां, उसके बाद यहां, फिर यहां, फिर यहां, राइट। यहां पर संवहनीय वर्षा की दशा हो ही नहीं सकती, क्योंकि टुंड्रा प्रदेश में वर्ष भर सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। तो टुंड्रा प्रदेश में, ध्रुवीय प्रदेश में संवहनीय वर्षा के कोई चांस ही नहीं है। दूसरी कोई वर्षा का जुगाड़ आगे चलकर करना पड़ेगा, राइट। लेकिन यहां संवहनी समझ गए ना, कन्वेक्शन यहां बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, राइट। तो हम इतना ये समझ के चल रहे हैं कि मैं आपको समझाने में सफल रहा हूं, यहां पर जड़ जैसे हालात नहीं है। ये बात समझ में आना, इतनी क्लियर है ना। हम आगे चल रहे हैं। अगर देखो तो ये वाला हम पढ़ चुके हैं, याद है ना, वायुदाब पेटियों के विस्थापन में, वायुदाब पेटियों के विस्थापन, ये संबंधी हो गई है। और ये वायुदाब पेटियों के साथ हम इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए, चीन तुल्य जलवायु प्रदेश। चीन तुल्य जलवायु प्रदेश, अवस्थिति 30 डिग्री से 45 डिग्री, दोनों गोलार्ध हैं। 45 डिग्री दोनों गोलार्धों में, महाद्वीपों के पूर्वी सीमांत, महाद्वीपों के पूर्वी सीमांत, यहां
मुख्य वर्षा ऋतु ग्रीष्मकाल, कमा अनुतटीय, कौन सी लिखूं यहां पर? व्यापारिक, अनुतटीय व्यापारिक पवनों से वर्षा, अनुतटीय व्यापारिक पवनों से वर्षा। शीतकाल में, शीतकाल में अपतटीय पछुआ पवनों के कारण, शीतकाल में अपतटीय पछुआ पवनों के कारण वर्षा के प्रतिकूल दशाएं। यद्यपि शीतोष्ण चक्रवातों से कुछ वर्षा होती है, शीतोष्ण चक्रवात, यहां कुछ टेम्परेट साइक्लोन बन जाते हैं, शीतोष्ण चक्रवातों से कुछ वर्षा होती है। अब ये क्रूशियल बात है, याद रखना। अतः वर्ष भर वर्षा, किंतु मुख्य वर्षा ऋतु ग्रीष्मकाल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मध्य अक्षांश में बनते हैं टेम्परेट साइक्लोन, तो यहाँ 30 से जब सर्दियां होती हैं तो वायुदाब पेटियां नीचे आती हैं, और वायुदाब पेटियां नीचे आती हैं तो यहाँ पर साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग खुद देखते हैं ना कि शीतकाल में कुछ साइक्लोन आगे देखेंगे पछुआ जेट के साथ भारत में आ जाते हैं, इन्हें पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, राइट। यही कंडीशन इस क्षेत्र में भी डेवलप होती है। यहाँ शीतकाल में कुछ टेम्परेट साइक्लोन आ जाते हैं, लेकिन मुख्य वर्षा ऋतु कौन सी है? ये किसके द्वारा? अनुतटीय व्यापारिक पवनें। रिकॉल हुआ कि नहीं हुआ जो हम लोग वहां पढ़े थे, वायुदाब पेटियों के विस्थापन, ठीक है ना। फिर लिखो नेक्स्ट, स्टेपी तुल्य जलवायु। स्टेपी तुल्य जलवायु दोनों गोलार्धों में 35 डिग्री, सॉरी दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 45 डिग्री के मध्य वर्षा। ग्रीष्मकाल में संवहनीय वर्षा। फिर भूमध्य सागरीय जलवायु, दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री 45 डिग्री। महाद्वीपों का पूर्वी सीमांत, महाद्वीपों का पश्चिमी सीमांत, सॉरी दो चिन्ह तो लिखा, महाद्वीपों का पश्चिमी सीमांत वर्षा शीतकाल में अनुतटीय पछुआ पवनों से वाताग्री वर्षा होती है। यहां वर्षा का स्वरूप वाताग्री, ठंडी गर्म हवाओं के मिलने का क्षेत्र हो जाएगा, वायुदाब पेटियां नीचे आ रही। देखिए चीन तुल्य में वर्षा है 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। यहां वर्षा है 37 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर। औसत वार्षिक है, वेरिएशन है कुछ, कई जगह यहाँ 150 भी मिल सकता है, लेकिन औसत वार्षिक यहाँ पर 37 से 75 और चीन तुल्य में 75 से 150। ये भूमध्य सागरीय जलवायु है, थोड़ा इसे ध्यान दो। भूमध्य सागरीय जलवायु है ये पूरा, इधर कैलिफोर्निया वगैरह का क्षेत्र, ये चिली का क्षेत्र, ये तो पूरा भूमध्य सागर ओरिजिनल वाला ही है। इधर थोड़ा केप का क्षेत्र, इधर ऑस्ट्रेलिया। अब देखो ऑस्ट्रेलिया देख के मत कंफ्यूज होना, इस उधर क्यों चला गया। ये ऑस्ट्रेलिया की संरचना का दोष है। अगर ये बीच में कटा हुआ नहीं होता तो केवल पश्चिम में ही रहता, कटे होने के कारण हवा क्या हुई है यहाँ पे क्रॉस कर रही है ना, तो उसकी संरचना पे भी डिपेंड करेगा, तो इसको लेकर क्यों ना, है ना। अब देखो क्या है, बात समझो यहाँ। अगर हम ये देख लेते हैं, ये वाली स्थिति हम देख लेते हैं, ये मान लो 30 डिग्री, लेट अज्यूम ये 30 डिग्री और ऊपर 60 डिग्री, तो सामान्य रूप में यहाँ पर सर्दियों गर्मी में ऊपर नीचे होगा, तो सर्दियों में ये वाली वायुदाब पेटी क्या होगी, नीचे आएगी, राइट। जब नीचे आएगी तो यहाँ से आने वाली ठंडी हवा और यहाँ से अपेक्षाकृत क्या होगी, गर्म हवा। यहाँ से आने वाली ठंडी हवा और यहाँ से जाने वाली कौन सी है, गर्म हवा है। इसी तरह यहाँ सारे क्षेत्रों में, तो जब ये यहाँ पे मिलेंगी तो यहाँ वाताग्रोह का क्या होगा, निर्माण, राइट। तो जो ऊपर से ठंडी हवा चलेगी, क्योंकि 30 60, तो जब 60 डिग्री वाला भी बेल्ट क्या होगा, नीचे आएगा, तो यहाँ की जो ठंडी हवाएं हैं जो इधर आएंगी और इधर वाली जो हवाएं हैं जब ये आपस में यहाँ मिल रही होती हैं, तब यहाँ वाताग्रोह का क्या होता है, निर्माण होता है, और इस समय यहाँ पर चक्रवाती या वाताग्री वर्षा होती है। हम ये क्यों कहते हैं कि अनुतटीय पछुआ पवनों से? वास्तव में जो हवाएं उठ करके वर्षा करती है वो कौन है, पछुआ है ना। उष्ण आर्द्र कौन है, पछुआ है ना। तो जो वर्षा के लिए उत्तरदायी है वो पछुआ ही है। हाँ, मैकेनिज्म को डेवलप करने के लिए ठंडी हवाओं का उपयोग यहाँ पर होता है, ठीक है ना। इसलिए हम यहाँ सिंपल लिखते हैं कि अनुतटीय पछुआ पवनों से क्या होती है, वर्षा होती है, लेकिन यहाँ इस वक्त क्या बन रहे होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, राइट। आप ध्यान रखेंगे यहाँ तक के वाताग्र क्षेत्र रहेंगे, ठीक है ना। अब अगर एक बात यहाँ देखें हम लोग, और
अब इसको देख के थोड़ा समझो, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। मान लो ये यहाँ पर 30 डिग्री है और ये यहाँ पर 60 60 मान लो, तो यहाँ पर ये चल रही है, यहाँ पर कौन सी पवन? पछुआ। ये पछुआ चल रही है। तो अगर गर्मी होगी तो वायुदाब पेटी शिफ्ट करेगी, तो वायुदाब पेटी कितनी भी शिफ्ट करे ये हमेशा किसके अधीन रहेगा? पछुआ। ऊपर जाए इतना तो भी ये पछुआ के अधीन रहेगा, राइट? हाँ, बस इतना होगा कि वायुदाब पेटी ऊपर जाएगी तो जो ये पछुआ पवनें हैं वो यहीं तक नहीं रुकेंगी। कहाँ तक पहुंच जाएंगी? टुंड्रा तक एंट्री कर जाएंगी। टुंड्रा तक क्या कर जाएंगी? एंट्री कर जाएंगी गर्मियों में। जब गर्मियों में वायुदाब पेटी ऊपर उठेगी तो पछुआ टुंड्रा में जाएगी और ध्रुवीय पूर्वा क्या होगी? थोड़ा पीछे हट जाएगी, राइट? तो ये वाला जो ये वाला जलवायु क्षेत्र है 45 से 60 वाला जो जलवायु क्षेत्र है, यह साल भर क्या है? यह साल भर पछुआ पवनों के प्रभाव में रहता है। साल भर यह पछुआ पवनों के प्रभाव में बना रहता है। इसलिए ये वाला क्षेत्र साल भर पछुआ पवनों से क्या करता है? वर्षा प्राप्त करता है। और यहाँ मुख्य वर्षाओं में वायुदाब पेटी ऊपर होंगी और ये आगे जाएगी तो पछुआ पवनों के आने का क्षेत्र सीमित हो जाएगा, पछुआ पवनें वीक होंगी, तो यहाँ वातावरण क्या होंगे? कम हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ गर्मियों में वर्षा कम हो जाएगी। सर्दियों में जब वायुदाब पेटी नीचे जाएगी तो अब ये वाली हवा ताकतवर होकर क्या होगी? एंट्री करेगी और इस वाली से टकराएगी। अब यहाँ वातावरण का क्या होगा? अच्छा विकास होगा। तो अब यहाँ सर्दियों में वर्षा की मात्रा क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश वर्ष भर वर्षा का अनुभव करता है, लेकिन ग्रीष्म काल की तुलना में शीतकाल में वर्षा की मात्रा में क्या हो जाती है? वृद्धि, क्योंकि वातावरण अधिक विकसित हो जाते हैं। अब हम इससे आगे चलें तो अब यहाँ वर्षा की मात्रा में क्या होगी? कमी। यहाँ पर शीतकाल में पूरे क्षेत्र में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, साइक्लोनिक ऐसा नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा हाई प्रेशर जनरेट होता है कि यहाँ पर वर्षा की दशाएं नहीं बनती हैं, राइट? अब ये आगे चलता है तो यह भी क्या है? शुष्क बना रहता है। ये भी शुष्क बना रहता है, थोड़े बहुत साइक्लोन हो तो अलग बात है। तो सामान्यतः अगर हम देखें तो जो 45 से 60 वाला क्षेत्र है उसमें ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश तो वर्षा प्राप्त करता है, उसके आगे वर्षा की मात्रा में लगातार क्या है? कमी होती चली जाती है, राइट? अब सेंट लॉरेंस टाइप जलवायु की थोड़ा लोकेशन देख ले तो हम इसको समझने का प्रयास करें। ये कहां पाई जाएगी? महाद्वीपों के पूर्वी सीमांत पर। कितने डिग्री पर? 40 से 45 से 60। अगर हम इस जलवायु की लोकेशन देखें, ये लोकेशन ये यहां पर है, ये यहां पर है। दक्षिणी गोलार्ध में नहीं, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में इन क्षेत्रों में महासागर, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में जलवायु नहीं होगी। टैगा वाली भी नहीं होगी, आगे देखेंगे, क्योंकि टैगा में उनमें कहां है? महासागर। तो ये दो जलवायु जो हैं टैगा और सेंट लॉरेंस दक्षिण में नहीं है, केवल कहां है? उत्तर में। अब सोचो, यहां से पछुआ और ये वाली पछुआ यहां, तो यहां से यहां जाते हुए शुष्क हो जाएगी, यहां से यहां जाते हुए शुष्क हो जाएगी, वर्षा नहीं हो, राइट? मतलब यहां वर्षा शीतकाल में तो होने के चांस नहीं है, क्योंकि यहां पछुआ ताकतवर बनी हुई है। लेकिन मतलब यहां वातावरण, लेकिन एक बात ध्यान रखो, थोड़ा ये एरिया पहचान सकते हो? ग्रेट लेक्स, ये एरिया क्या है? ग्रेट लेक्स। अब स्टेटमेंट सुनना, जो सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु प्रदेश हैं वे उत्तरी गोलार्ध में 40 डिग्री से 60 डिग्री 45 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। ये अपतटीय पछुआ पवनों के अंतर्गत आते हैं और पछुआ पवनें यहाँ तक पहुंचते पहुंचते शुष्क हो जाती हैं, अतः इनसे इनको वर्षा प्राप्त नहीं होती। किंतु उत्तरी अमेरिका में जब ये पवनें सेंट लॉरेंस प्रदेश तक पहुंचती हैं तब ये महान झील के ऊपर से गुजरती हैं और ये गर्म है, याद रखना, ऊपर से गुजरती हैं तो ये आर्द्रता क्या करती हैं? ग्रहण कर लेती हैं और इनसे यहाँ पर वर्षा प्राप्त होती है। वहां नहीं मिलेगी, लेकिन उत्तरी अमेरिका के सेंट लॉरेंस क्षेत्र में सर्दियों में भी वर्षा हो जाती है, क्योंकि पछुआ पवन जब गुजरती है तो वह महान झील क्षेत्र से पर्याप्त आर्द्रता प्राप्त करके यहां वर्षा कर देती है सर्दियों में। ये अब गर्मियां आई, जब गर्मियां आई तो हमको पता है कि गर्मियों में स्थलीय भाग थोड़े क्या हो जाएंगे? गर्म, महासागरीय भाग ठंडे, महासागरीय भाग ठंडे। तो अगर जो तटीय क्षेत्र है गर्मियां है ये गर्म होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा थोड़ा स्थल का, तो यहां क्या हो जाएगा? लो प्रेशर। जलीय भाग में क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर। अब क्या होगा? हवाएं कहां से कहां चलेंगी? सागर समीर आ गई। अब जब सागर समीर आ जाएगी तो गर्मियों में इन्हें सागर समीर द्वारा वर्षा प्राप्त होती है। तो सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश सामान्यतः सर्दियों में शुष्क रहते हैं और गर्मियों में सागरीय भाग से आने वाली पवनों से फुहारों के रूप में वर्षा प्राप्त करते हैं। लेकिन उत्तरी अमेरिका का सेंट लॉरेंस जलवायु प्रदेश गर्मियों एज वेल एज सर्दियों दोनों में वर्षा प्राप्त करता है। यह कारण आपके सामने होना चाहिए। चलो लिखते हैं, फिर देखते हैं। देखो यहां पर पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, इसमें लिखिए दोनों गोलार्धों में 45 डिग्री से 60 डिग्री, दोनों गोलार्धों में 45 डिग्री से 60 डिग्री। दोनों गोलार्धों में देखो थोड़ा इनको। इस जलवायु का मुख्यतः विकास ब्रिटिश द्वीप समूह में हुआ है, यूरोप का पश्चिमी भाग इसलिए इनके नाम पर है। और ये ऊपर वाला भी क्षेत्र थोड़ा आ जाता है नार्वे वगैरह का, यहाँ पर यह कनाडा इधर वाला क्षेत्र आ जाता है, यहाँ थोड़ा चिली वाला क्षेत्र आ जाता है। और यहाँ जो हवाएं ऐसे जाती हैं तो ये तस्मानिया और न्यूजीलैंड ऐसे ऐसे बह जाती है। तो ये दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। लेकिन फिर अब यहाँ पर यह पश्चिम की ओर नहीं रह गया है, इधर चला गया है पूरब की ओर। वो स्थलीय विशेषता के कारण, स्थलीय विशेषता का है, नहीं तो मुख्यतः कहां मिलेगा? पश्चिमी सीमांत पर। दोनों गोलार्धों में 45 डिग्री से 60 डिग्री तक महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांत, पश्चिमी सीमांत वर्ष भर अनुतटीय, वर्ष भर अनुतटीय पछुआ पवनों से वर्षा, वर्ष भर अनुतटीय पछुआ पवनों से वर्षा। किंतु शीतकाल में ध्रुवीय पूर्वा के, क्योंकि पोल में बहुत कम टेम्परेचर हो जाता है, शीतकाल में ध्रुवीय पूर्वा के
सशक्त होने के कारण, शीतकाल में ध्रुवीय पूर्वा के सशक्त होने के कारण कारण वाताग्रों का अच्छा विकास होता है, अच्छा विकास होता है। अतः ग्रीष्मकाल की तुलना में, अतः ग्रीष्मकाल की तुलना में शीतकाल में वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है, वर्षा की मात्रा अधिक होती है। कुछ भी मैकेनिज्म क्लियर है, राइट। ग्रीष्मकाल में यह हिस्सा पेटियां ऊपर उठेगी, जो ध्रुवीय पूर्वा है वो पीछे जाएगी, तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। लेकिन शीतकाल में क्या होगी, नीचे आएगी और खूब ठंडी होगी, क्योंकि शीतकाल में ध्रुव क्या हो जाते हैं और ठंडे हो जाएंगे। तो नतीजतन ये पावरफुल होगी। जब ये पावरफुल होगी तो तेजी से झपटेगी और गर्म हवा को क्या करेगी, ऊपर उठाएगी, तो वर्षा की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, राइट। फिर लिखो टैगा, टैगा जलवायु, टैगा आब्लिक साइबेरिया जलवायु 45 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य, उत्तरी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के आंतरिक भागों में 45 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य, आवाज आ रही क्या, 45 डिग्री से 60 डिग्री, आवाज आ रही है, कोई प्रॉब्लम है क्या उधर? तो 45 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के आंतरिक भागों में। हाँ बता, हाँ बोलो। 60 90 बोला था क्या मैं? अच्छा ठीक कर लो, सही से बोलो। अच्छा अच्छा अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। शीतकाल में, शीतकाल में प्रतिचक्रवाती, शीतकाल में प्रतिचक्रवाती दशाओं के अधीन, प्रतिचक्रवाती दशाओं के अधीन वर्षा के प्रतिकूल दशा, वर्षा के प्रतिकूल दशा तथा ग्रीष्मकाल में, ग्रीष्मकाल में संवहनीय वर्षा प्राप्त होती है। ग्रीष्मकाल में संवहनीय वर्षा प्राप्त होती है। अब जहां पश्चिमी यूरोप तुल्य ब्रिटिश तुल्य है, पेज ओपन करो, वहां पर लिखो वर्षा की मात्रा 150 से 170, 150 सेंटीमीटर से 170 सेंटीमीटर, टैगा में 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर, सेंट लॉरेंस तुल्य में लगभग 100 से 120, लिख लो आगे उसको लिखा 100 से 120 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लिखो सेंट लॉरेंस जलवायु, देखो सेंट लॉरेंस जलवायु उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में 45 से 60 डिग्री महाद्वीपों के पूर्वी सीमांत, महाद्वीपों के पूर्वी सीमांत, महाद्वीपों के पूर्वी सीमांत। नेक्स्ट पॉइंट। सर्दियों में, सर्दियों में अपतटीय पछुआ पवनों के कारण, अपतटीय तट से दूर जाती है ना, अपतटीय पछुआ पवनों के कारण वर्षा के प्रतिकूल दशा, वर्षा के प्रतिकूल दशा। किंतु उत्तरी अमेरिका के सेंट लॉरेंस प्रदेश में, उत्तरी अमेरिका के सेंट लॉरेंस प्रदेश में पछुआ पवने महान झील क्षेत्र से, महान झील क्षेत्र से आर्द्रता प्राप्त कर लेती हैं, आर्द्रता प्राप्त कर लेती हैं। अतः यहां सर्दियों में भी वाताग्री वर्षा प्राप्त होती है। जब भी हम वाताग्री कहें, आप चक्रवाती समझ लेंगे अपने आप, वाताग्री वर्षा प्राप्त होती है। ये सारे मैप मैं आपको पहुंचा दूंगा, तो आपको देखने में भी सुविधा हो जाएगी। नहीं पिछले में पहुंचा दिए होंगे सारे, है ना, अभी वाला हो जाती है, हम सारे आपको पहुंचा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, उसी में सेंट लॉरेंस में ग्रीष्मकाल में, ग्रीष्मकाल में स्थलीय भाग पर, स्थलीय भाग पर निम्न वायुदाब और समीपस्थ महासागरीय भाग में, समीपस्थ महासागरीय भाग में उच्च वायुदाब निर्मित होता है, उच्च वायुदाब निर्मित होता है। अतः सागर से स्थल की ओर चलने वाली सागरीय पवनों से वर्षा प्राप्त होती है, सागरीय पवनों से वर्षा प्राप्त होती है।
अब कुछ वर्षा में संवहनीय नेचर की भी होती है, हवा आती है यहाँ गर्म पाती है और क्या होती है, आई अगर यहाँ अवरोध नहीं, आई गर्म होकर के ऊपर उठी तो वर्षा, अगर कहीं संवहनीय लिखा तो बात सही है, यहाँ पर हवा आई गर्म होकर ऊपर उठी और फिर उसने यहाँ पर वर्षा कर दी। फिर देखो टुंड्रा, टुंड्रा जलवायु, टुंड्रा जलवायु उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में ही कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में 60 डिग्री अक्षांशों से ध्रुव तक, 60 डिग्री अक्षांश से ध्रुव तक। नेक्स्ट पॉइंट, अत्यधिक निम्न तापमान के कारण, अत्यधिक निम्न तापमान के कारण, निम्न तापमान के कारण यहां संवहनीय दशा, यहां संवहनीय, संवहनीय वर्षा की दशाएं, वर्षा की दशाएं संभव नहीं हो पाती, संभव नहीं हो पाती है। किंतु जब शीतकाल में, शीतकाल में वायुदाब पेटी या वायुदाब पेटियां, पेटियां सॉरी ग्रीष्मकाल लिखो, ग्रीष्मकाल में करो टुंड्रा है, ग्रीष्मकाल में वायुदाब पेटियां ध्रुव की ओर विस्थापित होती हैं, वायुदाब पेटियां ध्रुव की ओर विस्थापित होती हैं, तब पछुआ पवनें, पछुआ पवनें इस क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, इस क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तथा इनसे सीमित वाताग्री वर्षा मिलती है, सीमित वाताग्री वर्षा मिलती है, ध्रुवीय पूर्वा ताकत नहीं है, सीमित वाताग्री वर्षा मिलती है। वाताग्री वर्षा मिलती है। औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। अब समझ सकते हो, ये 60 पर ऊपर 90, 60 65, तो यहां से पछुआ पवन जाती है और यहां वाताग्र बनते हैं, राइट। सर्दी होगी तो स्थिति क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ, गर्मी है तो ऊपर की तरफ, और जब ये 60 65 ऊपर की तरफ गई तो ये क्या हो गई, पीछे, और ये वाली पवनें क्या हो गई, अंदर एंट्री कर जाएंगी, और जहां ये इनसे मिलेंगी वहां पर वातावरण का क्या होगा, निर्माण होगा। क्योंकि ये वीक है तो इसलिए बहुत ज्यादा अच्छे वातावरण डेवलप नहीं होंगे, हमारे बहुत ऊपर नहीं उठ पाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ तो वर्षा की दशाएं बनेंगी। तो यहाँ चक्रवाती या कैसी वर्षा है, वाताग्री वर्षा है। यहाँ संवहनीय वर्षा नहीं है, कैसी वर्षा है, वाताग्री वर्षा। वाताग्री समझ में आ रहा है, समझा राइट। अगर हम यहाँ देखें वर्षा का क्लास, वर्षा का स्वरूप देखें अगर हम, वर्षा स्वरूप, तो हमें कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है जैसे वर्ष भर वर्षा, वर्ष भर वर्षा, ग्रीष्मकाल में वर्षा और शीतकाल में वर्षा, यही 3 पैटर्न अब तक उभर के आए, राइट। अगर हम वर्ष भर वर्षा के क्षेत्र देखते हैं तो वर्ष भर वर्षा के क्षेत्र 20 होती है, 20 होती है, चीन तुल्य, पश्चिमी यूरोप तुल्य, और अगर हम चाहें तो यूएसए वाला कौन सा, सेंट लॉरेंस, ये यूएसए वाले के साथ होगा। ये सब यहां वर्ष भर वर्षा है, ठीक है। यहां पर संवहनीय वर्षा का स्वभाव है, यहां पर संवहनीय वर्षा है, यहां पर व्यापारिक पवनें, और इसके अलावा साइक्लोनिक, मतलब वाताग्री, साइक्लोनिक में कंफ्यूज हो जाए। यहां गर्मियों में भी, गर्मियों में यहां पर टाइफून वगैरह आते हैं, वाताग्री, यह 2 वर्षा है। लेकिन मुख्य वर्षा ऋतु कौन सी है, ग्रीष्म ऋतु, ये भी याद रखना होगा। मुख्य वर्षा ऋतु ग्रीष्म ऋतु, पश्चिमी यूरोप तुल्य वाताग्री वर्ष भर, लेकिन मुख्य वर्षा ऋतु शीत ऋतु, मुख्य वर्षा ऋतु शीत ऋतु। यहां पर सागर से आने वाली पवनें और प्लस वाताग्री, लेकिन मुख्य वर्षा ऋतु ग्रीष्म ऋतु, मुख्य वर्षा ऋतु ग्रीष्म ऋतु। यहां पर हम लिखते हैं जैसे ए ऑल, केवल वो देखना होगा, यहां पर समर, यहां पर विंटर, यहां पर समर। इससे समझ सकते हैं सभी में वर्षा, विश्व में ज्यादा, यहां मुख्यतः वर्षा समर में, यहां मुख्यतः वर्षा विंटर में, और यहां मुख्यतः वर्षा समर में, ठीक है। अगर हम ग्रीष्मकाल देखें तो ग्रीष्मकाल में मानसून तुल्य, सवाना, स्टेपी, टैगा, ये संवहनीय, और यहाँ हर प्रकार की, मानसून में कुछ संवहनीय भी होती है, लेकिन अधिकांश वर्षा यहाँ पर्वतीय होती है। मानसून में भारत देखोगे तो भारत में अधिकांश वर्षा कैसी है, पर्वतीय है ना, तो पर्वतीय भी है, संवहनीय भी है, थोड़ा बहुत चक्रवात इसमें काम करते हैं, राइट। लेकिन सवाना, स्टेपी, टैगा कैसी है, संवहनीय। शीतकालीन वर्षा देखिए, जो शीतकाल बाकी शुष्क रह जाए तो भूमध्य सागरीय, शीतकाल में एक और लिख लो टुंड्रा, लेकिन यहाँ होगी वाताग्री। कौन सा, टुंड्रा ग्रीष्मकाल में होगी ना, ग्रीष्मकाल में, अरे ग्रीष्मकाल में ही तो पछुआ ऊपर जाएगी, और भूमध्य सागरीय वर्षा भी वाताग्री। प्रमुख रूप जो है इनका यही। हो गया।
अच्छा सही से बताओ, मैं आप लोगों को सिखाने में सफल हो रहा हूँ कि नहीं? वही है ना? क्या हुआ? नहीं, बस ऐसे ही शिक्षक को बार बार अपने बच्चों से फीडबैक लेते रहना चाहिए, है ना? क्योंकि एक शिक्षक की पूंजी उसके छात्र ही होते हैं, है ना? फिर दो ही चीज है, अगर समझ में आ रहा है तो और समझ कैसे बढ़ाई जाए, और नहीं समझ में आ रहा है तो समझ कैसे बढ़ाई जाए, है ना? दो ही प्रयास होते हैं। अगर समझ में आ रहा है, जैसे मतलब साइकिल आप चलाना सीखते हो तो पहले नहीं सीखे तो पहले कैसी शुरू होती है, बचपन में कभी चलाए होगे? पहले तो कोई साइकिल खड़ी कर देता तो पहले उसे देख के बस पकड़ने का मन करता था, फिर वो चला जाए तो लेके भाग जाते थे, राइट? फिर उसके बाद वो गद्दी पे हाथ रख के डंडा पकड़ के ये करके कभी चलाया होगा, है ना? जो नहीं चलाए होंगे वो विशुद्ध शहरी लोग हैं, है ना? तो वो कैंची चलाई, फिर उसके बाद कोई सहारा देख के वहां साइकिल खटखा के लेकर और ऊंचा चबूतरा देख के गद्दी पे बैठ गए। तो ये क्या, ये स्टेप होते हैं, ये स्टेप होते हैं, और यही स्टेप इस परीक्षा में होते हैं, ये स्टेप किसी भी चीज को सीखने में होते हैं। पहले कोई भी चीज बिल्कुल एलियन होती है, मतलब हम नहीं जानते हैं, फिर हम पहले उसे समझते हैं, चीजों को देखते हैं, कुछ पक्ष समझ में आते हैं, कुछ पक्ष नहीं समझ में आते हैं, लेकिन जब लगातार लगे रहते हैं तो धीरे धीरे चीजें अनफोल्ड होनी शुरू हो जाती है। मैंने आपसे पूछा कि कोचिंग में आने का उद्देश्य यही है कि आप में समझ जल्दी डेवलप हो, एक फ्लो हो। तो एज अ टीचर ये मेरी जिम्मेदारी कि मैं आपसे पूछता रहूँ कि चीजें सही दिशा में चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, और विद टाइम आप और रिफाइन होते जाएंगे। जब एक दो बार चीजें पढ़ लेते हो, अब तक वाताग्र बड़ी होती थी, लेकिन अब कुछ कुछ वाताग्र की समझ एक डेवलप हुई। अब मैं जब वाताग्र कहता था हैरान नहीं होते, तो दो ही तरफ होगा, हाँ वही वाताग्र, और दूसरे बोलते हाँ वही वाताग्र, दो ही चीज हो सकती है, राइट? लेकिन अब यह शब्द अनसुना नहीं है, अगर सुना है तो चीजें यहाँ पर क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे यहाँ पकड़ में आ जाए। लेकिन तुम लोग काफी रखने को लगे हो कुछ, है ना? क्या हुआ? स्कूल टाइम है ना, वो बैग बैग पकड़ के बैठे रहे, बोतल बोतल टांग के मिल जाए निकल रहे हैं, व्हाइट था। हाँ पूछो, क्वेश्चन लिखवा दें, इसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, मेंस में से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये कोई पीटी वाला हो सकता है ना? व्हाइट होल क्या होता है? अच्छा व्हाइट होल भी आ गया। ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल कुछ भी बाहर नहीं आने देता, व्हाइट होल कुछ भी अंदर नहीं आने देता, इसलिए तो टर्म है ये, यही टर्म है व्हाइट होल, या कुछ भी अंदर नहीं आने देता, सब कुछ बाहर करता है ना? तो इसलिए एक ब्लैक होल, तो ब्लैक होल का उल्टा व्हाइट होल। चलो कभी से बात करेंगे। उपोष्ण पछुआ जेट कटिबंध, उपोष्ण पछुआ जेट, अच्छा इसका जवाब दो। उपोष्ण पछुआ जेट उपोष्ण कटिबंधों में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में वर्षा के प्रतिकूल दशाएं कैसे निर्मित करती है? उपोष्ण पछुआ जेट 30-35 पे जनरेट होगी, है ना? थोड़ा नीचे आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। तो अगर समझो यह कंडीशन 30-35 की है, तो 30-35 के पश्चिमी भाग में हमेशा क्या होगा, यहाँ पर ठंडा। तो जब उपोष्ण पछुआ जाती है तो जहां स्थल और जल के तापमान में अंतर होता है, तो वहां अगर ये ठंडा है तो यहाँ पर इसका यह गर्त उतरता है, यहाँ पे इसका क्या उतरता है, गर्त वाला भाग। जब यह गर्त वाला भाग उतरता है तो यहाँ पर हाई प्रेशर क्या करती है, ये क्रिएट करती है। तो यहाँ की दशाओं के कारण इसके गर्त की स्थितियां निर्मित होती हैं। यह गर्त के कारण यहाँ पर कहा जाए तो मरुस्थलीय दशाओं का क्या करती है, निर्माण। सर वर्षा सेंटीमीटर हमने आपको बताया था। एक होता है रेन गेज, रेन गेज में चिन्ह बने होते हैं, ऐसे होता है, उसमें चिन्ह बने होते हैं, और मान लो यह 24 घंटे के लिए कहीं रखा गया, वर्षा के घंटे निर्धारित किए गए, और इसमें जितना पानी भर गया उतने सेंटीमीटर वर्षा हुई है, और जितने समय तक वर्षा हुई है उसके हिसाब से पर आवर कितनी वर्षा हुई है। तो रेन गेज द्वारा वर्षा को मापा जाता है, और उससे प्रति घंटे कितनी वर्षा हुई है, वर्षा की मात्रा बटे जितने घंटे वर्षा हुई है डिवाइड करके निकाला जाता है। उत्तर लेखन चलो बात करते हैं। विस्तृत प्रदेश हो गया, घाटी समीर, पर्वत समीर। अगर दिन का समय है तो यह क्षेत्र गर्म होता है, हवा ऊपर उठती है, नीचे बैठती है, यहां पर हाई प्रेशर बनता है, यहां से हवा ऊपर आती है, ये ऊपर आती है, तो यह हो गई घाटी समीर। रात्रि के समय यह भाग जल्दी ठंडा हो जाता है, यहां हवा ठंडी होकर भारी होती है, नीचे उतरती है, नीचे ठंडी हवा आ जाती है, और ऊपर घाटी की हवा आ जाती है। तो जो यहां से यहां आती है पर्वत से, वह कहलाती है यहां पर पर्वत समीर। क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट होने वाली, हाँ आपका, चलो इस सैटरडे को टेस्ट रख देंगे, हो जाएगा। पूछा नहीं है, बताया। कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही, चलो बेटा मिलो, कंसंट्रेशन में बात करेंगे, है ना? अब देखो यहाँ पर क्या है, 9 बजे है ना, तुम लोग बिल्कुल तैयार हो, जैसे मतलब बांधे से बंधे हुए अभी तुम लोग, नहीं? चलो अच्छा, कल केवल 2 टॉपिक हम यहाँ देखेंगे क्लाइमेटोलॉजी का, एक होगा कृत्रिम वर्षा और दूसरा होगा मेघ प्रस्फोट। फिर कल से ही हम ओशनोग्राफी की तरफ चल देंगे, ठीक है ना? तो चलिए आज इतना ही, थैंक यू।